इसमें जो रबी और खरीफ की फसल हम सर बताए एक थे। मिनट सर। हाँ, कि रबी और खरीफ की फसलें होती हैं, है ना। और जो रबी की फसल है वो क्या है, मेनली सर्दियों की फसल कही जाती है, जो कि होता है 182 दिन, और खरीफ की फसल 183 दिन, एक दिन का अंतर है दोनों में। ठीक है। तो अब ये दो जो फसलें हैं वो रबी और खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा तुम्हारा कभी कभी सुनने में तुमको मिलेगा जायद की फसल। ठीक है। जायद की भी फसल सुनते होगे, लेकिन उसको काउंट में नहीं रखा जाता है। वो मेनली जो है तुम्हारा क्या होता है कि जो मेन गर्मी का सीज़न होता है मई और जून, उसमें ये फसल विशेष तौर पे लगाए जाते हैं। और इसमें इसके कैटेगरी में जो तुम्हारे ककड़ी हुए हैं, ठीक है, ककड़ी हुए हैं तुम्हारे, या जो तुम्हारा तरबूजा होता है, ये सब जो है तुम्हारे उसके कैटेगरी में आते हैं, जो तुम्हारा कहलाता है जायद की फसल। ठीक है। लेकिन मेन जो तुम्हारे क्रॉप हैं वो तुम्हारे रबी और खरीफ ही हैं, है ना। और दोनों रबी और खरीफ में सबसे ज़्यादा वाटर का अमाउंट जिसमें डिमांड होता है वो भी खरीफ में ही होता है। खरीफ में देखो तुम, इसका एग्जांपल अगर देख पाओ तो तुम्हारी जो चावल की खेती होती है, यानी कि धान की जो रोपाई होती है, उसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको मेनली जो है रेनी सीजन में ही लगाया जाता है, ताकि जो है पानी की कमी ना हो। ठीक है। तो ये तो तुम्हारा जो है अलग अलग प्रकार, अब यहाँ देखो अगर तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो अलग अलग फसलों का जो कब कब लगाया जाता है और कब उसको जो है काटा जाता है, इसका समय यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे तुम्हारा गेहूँ हुआ तो अक्टूबर में लगाया जाता है, अक्टूबर से ठंड लगभग शुरू हो जाती है। ठीक है। और मार्च अप्रैल में इसको क्या करते हैं, लोग काट लेते हैं। अब इसमें पानी जो है कितनी डेप्थ तक देते हैं, 30 से 40 सेंटीमीटर। अब 30 से 40 सेंटीमीटर जो देंगे एक ही दिन में नहीं दे देंगे, पूरे फसल काल में 5 से 6 बार में देंगे। ठीक है। अब इसके अलावा जौ हो गया, ये भी अक्टूबर में लगाया जाता है, मार्च अप्रैल में। तो एक ही समय में अब हो सकता है कोई भाई उसी खेत में दोनों फसल लगा दे, या तो हो सकता है अलग अलग जो है फील्ड में अलग अलग फसल लगा दे। जैसे अब गेहूँ यहाँ पे ज़्यादा लगाया जाता है, हो सकता है पंजाब में जौ ज़्यादा लगाया जाता हो। ठीक है। तो इसमें जो है सिचुएशन और माहौल के हिसाब से जो है, जिस तरह की फील्ड की स्थिति होगी उसी हिसाब से हम उस तरह का फसल वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। जैसे तुम्हारा सरसों हो गया, ठंड के समय में सरसों लगाया जाता है। सरसों देखते होगे तुम लोग ठंड के समय में। तो ये सरसों ठंड के समय में लगेगा, और कटता कब है, फरवरी और मार्च में। अपने वहाँ सरसों के जो है वो लगाए जाते हैं फसल, है ना। और ये काटे जाते कब, फरवरी मार्च में जो है काट लिए जाते हैं। तो ये तुम्हारा जो है, अब इसमें भी 45 सेंटीमीटर तक वाटर दिया जाता है, सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है इसमें। ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो 12 मासी फसल मैं बार बार कह रहा था, जो तुम लोगों को गन्ना, गन्ना क्या होता है, पेरिनियल होता है। ठीक है। पेरिनियल मतलब क्या, जो 12 महीने तुम्हारे खेत में उपलब्ध रहे जो फसल, उसको कहते हैं पेरिनियल क्रॉप। ठीक है। या 12 मासी फसल। तो ये साल भर रहता है, और ये इसमें 120 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता इस फसल को पड़ती है, क्योंकि साल भर रहता है खेत में। ठीक है। और गन्ने से तुम कभी भी गन्ने का देखते हुए रस निकलता है, तो पूरा जो इसमें क्या है, पानी ही भरा है, एक तरह का शुगर ही है वो, है ना, लिक्विड शुगर है। तो गन्ने में सबसे ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा 8 महीने वाली फसल होती है कपास, तो अपने वहाँ लगता ही नहीं, उधर दूसरी साइड में लगता है। ब्लैक कॉटन, जहाँ सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल होगी, काली जो कपास की सॉइल होती है, उसमें जो है कॉटन सॉइल, कॉटन की फसल लगाई जाती है। ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा एक चार्ट के द्वारा समझाया गया है कि कौन कौन सी फसल कब लगाई जाती है, उसको कब काटी जाती है, और कितनी मात्रा में पानी उनको दिया जाता है। अब देखो तुमको सिंचाई से संबंधित कुछ शब्दावली है। ठीक है। तो तुम्हारे एग्जाम में इस पे शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछ सकता है कि इस फसल के बारे में आप बताइए, फसल से आप क्या समझते हैं, ये फसल क्या होती है, या इससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ लगभग 20-25 टर्म तुमको मिलेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे, जितना हो पा रहा है हम बता रहे हैं अभी, और जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे मेनली उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है। एक किनारे से हम बता रहे, उसको ध्यान से सुनते जाओ। स्कैन तुमको जो है हम आज अभी भेज देंगे, इसको लेके तुम लोग जो है बैठ के घर पे पढ़ लेना, और हम मार्क करेंगे जो भी जिस पे ज़्यादा हम बताएंगे कि इसको पढ़ना ही है, उसको समझ लो कि वो तुम्हारे एग्जाम में आता है।
या तुमसे कभी भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस सब जो सर सिंचाई संबंधी जो शब्दावली है इसको एक बार देख लो तुम लोग, हम बता रहे हैं किनारे से। ठीक है, और जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा बीच में तुम लोग जो है इंटरप्ट कर लेना, पूछ सकते हो। ठीक है, तो सिंचाई से संबंधित जो शब्दावली है, सबसे पहला जो तुम्हारा है वो टर्म है तुम्हारा नहरी या आबी फसलें, जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में वेट क्रॉप। ठीक है, अब नहरी फसल का मतलब क्या हुआ, जो नहरों से जुड़े हुई फसलें हैं, यानी कि जो जिन फसलों का, जो खेत में जो हम फसल लगा रहे हैं, अगर उन फसलों का ग्रोथ नहर द्वारा दिए गए पानी के सिंचाई से होता है तो वो कहलाती है नहरी फसलें या आबी फसलें। आबी फसलें क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पानी से हो रहा है। जो आर्टिफिशियल मीन है, आर्टिफिशियल जैसे नदी हो गया तुम्हारा, सॉरी नदी नहीं, नलकूप हो गया, नहरें हो गई, तो उनसे क्या होता है तुम्हारा कृत्रिम जो भी साधन है उनसे अगर पानी लेकर हम उनकी सिंचाई करते हैं और उन फसलों का ग्रोथ होता है तो वो तुम्हारी फसलें कहलाती हैं नहरी फसलें। और यहीं पे तुम्हारा दूसरा जो टर्म है इसके जस्ट बाद वीरानी फसलें। वीरानी फसलें यार ड्राई क्रॉप कहते हैं, जिनका वे फसलें जिनका बुआई, उत्पत्ति, कटाई सब जो है बारिश के पानी पे डिपेंड करता है। यानी कि जो है ये बारिश के पानी से ही इनकी बुआई की जाती है, ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बरसात के मौसम में इनकी बुआई होती है, इनकी उत्पत्ति होती है, उसी में कटाई होती है, वो फसलें कहलाती हैं कौन सी, ड्राई क्रॉप। ठीक है, बिरानी फसल और ये हो गया नहरी फसल का अंतर। ठीक है, अगला टर्म है तुम्हारा उथली जड़ों वाली फसलें। अब उथली जड़ों वाली फसलें नाम से ही पता चल रहा है, सैलो रूटेड क्रॉप। जिन फसलों का यानी कि क्रॉप का रूट यानी कि जड़ अधिक गहराई तक नहीं जाता है वो सैलो कहलाएंगी। और इसके जस्ट अपोजिट, जिन फसलों का जड़ अधिक गहराई तक जाता है वो क्या कहलाता है तुम्हारा, डीप रूटेड क्रॉप या गहरी जड़ों वाली फसलें। ठीक है, अब गहरी जड़ वाली फसल तुम्हारे वहाँ जो भी फसल लगती है, अरहर हुआ तुम्हारा। ठीक है, जो अरहर जो दाल तुम लगाते हो फसल, उसकी जो जड़ होती है देखते हो ना कितना गहराई तक जाती है, फिर इसको निकालने में कितनी दिक्कत होती है खेतों से, तो वो क्या होती है, गहरी जड़ वाली फसल होती है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है कुछ टर्म्स और आ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है फलीदार फसलें। ठीक है, अब कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको खेतों में जानबूझ के लगाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उनसे जो हमें फसल मिलेगी, उससे उत्पादन मिलेगा, उसको तो हमें यूज करना ही है। उसके द्वारा जो है हमें खेतों में कुछ न्यूट्रिशन भी मिलते हैं उनको लगाने से। बात समझ आई? जैसे कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनको लगाने पर उस खेत की जो उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती हैं वो फसलें, तो वो कहलाती है तुम्हारी फलीदार फसलें। ठीक है, लेगुमिनियस क्रॉप। तो फलीदार फसल क्या करती है, अगर उस फसलों को, जैसे तुम्हारा चना हो गया, ठीक है, चने में क्या होता है, नाइट्रोजन माना जाता है, तो ये क्या करता है, अगर इनको आप खेत में लगाएंगे तो खेत में क्या होगी, नाइट्रोजन की अधिकता बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? तो इसीलिए जो है इस तरह की फसलों को खेतों में लगाया जाता है, ताकि जो है खेत की सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो तुम्हारी क्या हो, इंक्रीज कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम फलीदार फसलों को भी लगाते हैं। इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल में चना और ज्वार दिया हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट, दोहरी फसल। अब दोहरी फसल क्या होता है कि जब कभी हम एक ही मौसम में किसी भूमि पर, जैसे मान लो तुम्हारा खेत है, ठीक है, और कोई सीजन है, उस सीजन में तुमने एक साथ दो फसलों को लगा दिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा, डबल क्रॉप या दोहरी फसल कहलाती है। बात में आई? फलीदार फसल और दोहरी फसल का अंतर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो तुम्हारा पॉइंट है मिश्रित फसल, मिक्स क्रॉप। ठीक है,
अब नाम से ही पता चल रहा है मिक्स क्रॉप है। मिक्स क्रॉप मतलब क्या, जब एक ही टाइम में खेत में एक से अधिक फसलें लगाई जाएंगी। बात में ये भी एक से अधिक फसल कहाँ कहाँ लगती हैं, अब देख लो तुम लोग यहाँ पे फिगर देखो। यहाँ पर देखो तुम्हें अक्टूबर के महीने में 2 फसलें लगाई जा रही हैं, गेहूँ और जौ। अक्टूबर में दोनों लगाए रही हैं, तो कुछ जगहों पे हो सकता है ये दोनों एक साथ लगाई गई हों। बात सुन में आई, तो वहाँ पे क्या होगा, वो मिक्स क्रॉप हो जाएगा। या तुम्हारा इसके अलावा क्या है, तुम्हारा चना और मटर, ये दोनों जो है मार्च में कटाई हो रही है, सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में इनकी बुआई हो रही है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या किस कैटेगरी में आएगा, जब दोनों फसलें एक साथ लगाई जाएंगी या 2 से ज़्यादा फसलें एक साथ खेत में लगाई जाएंगी, तो तुम्हारा कहलाता है क्या, मिक्स क्रॉप या मिश्रित फसल। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म अब आया है, जिसको तुम्हें निश्चित तौर पे याद रखना पड़ेगा, और ये तुम्हारे एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में बहुत पूछता है। ठीक है, पूछता है तुम्हारा कि नकदी फसल क्या होती है। ठीक है, या कैश क्रॉप किसे कहते हैं, मैंने बताया था इसके पहले कि कैश क्रॉप क्या होता है। ठीक है, देखो जो किसान होता है, वो जो किसान होता है उसके पास अगर खेत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका पहला पर्पज़ क्या है। आजकल के जो किसान हैं उनको जो है खेत जो उत्पादन करते हैं, उनका पहला पर्पज़ क्या है, उसकी जो फसल हो रही है उसका ज़्यादातर हिस्सा क्या करते हैं, वो ले आके सेल कर देते हैं, मार्केट में विक्रय कर देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, और बेचने का पर्पज़ क्या है, बेचेंगे तो क्या होगा, उसके बदले कुछ अर्निंग हो जाएगी, उनका जो है कुछ पैसे आ जाएंगे। बात समझ में आई। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फसलों को सिर्फ अपने खाने पीने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि अपने जो है परिवार के जीवन यापन के लिए बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, आजकल जितने भी अगर खेत बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो लोग उसका प्रयोग क्या करते हैं, वहाँ पर ऐसी फसल लगाएंगे, ये टेंडेंसी है। ठीक है, ये किसानों के अंदर एक टेंडेंसी है, जिसके अंतर्गत वो क्या करते हैं, खेत में इस प्रकार की फसल को लगाते हैं कि वो जो फसल है उसकी उत्पादन क्या हो, उत्पादन होने पर उसको ले जाके क्या करें, आसानी से मार्केट में उसकी जो है उसको बेचा जा सके, और बेच के क्या करे, कुछ अर्निंग कर सके। तो इस तरह की फसल जिसको उत्पादन का प्रयोग वो किसान मार्केट में ले जाकर सेलिंग के लिए यूज करता है, विक्रय के लिए यूज करता है, और उसे अर्निंग उसकी होती है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को या इस प्रकार के क्रॉप को कहते हैं हम लोग क्या, नकदी फसल या कैश क्रॉप कहते हैं। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल में तो तंबाकू हो गया। ठीक है, तंबाकू जो है तुम्हारा क्या करता है, मेनली किस लिए, अपने यूज के लिए थोड़ी कोई लगाता है, वो मेनली लगाया जाता है किस लिए, ले जाके मार्केट में सेलिंग के लिए। क्यों, क्योंकि उसकी प्राइस मार्केट में बहुत हाई है और डिमांड भी आई है, तो उसको बेच कर क्या करेंगे, उनको नकदी पैसा तुरंत जो है मार्केट से उपलब्ध हो जाता है। तो ये कहानी तुम्हारा कैश क्रॉप की। इसके अलावा भी जितनी भी फसलें हैं, ज़्यादातर अगर अधिक मात्रा में किसान के पास हैं, ठीक है, तो वो फसल क्या करेगा, अब एक जितनी उसकी ज़रूरत है उतना रख लेगा अपने पास, बाकी चीज़ें क्या करेगा, वो ले आके मार्केट में सेलिंग कर देगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं देख लो। जैसे तुम्हारे एग्जाम्पल में पटसन, चाय, कपास, गन्ना, तंबाकू। ठीक है, तो इस तरह की फसलें जब जानबूझ के खेतों में लगाई जाएंगी, तो इनको अपने यूज में नहीं यूज करेंगे, वो घर पे अपने यूज नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, उसको ले जाके जो है किसी फैक्ट्री में या किसी जो है दुकान पे ले आके सेल कर देंगे। ठीक है, अब वो उसका प्रयोग करके क्या करेंगे, वहाँ से पैसा अर्निंग करेंगे, उसको अपने जीवन में उपयोग करेंगे, खर्च में। ठीक है, इसके अलावा भी तुम्हारे जो फसलें हैं जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, ये भी ऐसा नहीं है कि सेलिंग करते हैं, लेकिन उनका मेन पर्पज़ ये नहीं है कि उनको सेल में, इसीलिए गवर्नमेंट इसको कभी भी जो है नकदी फसल में कंसीडर नहीं करती है। किसको, गेहूँ, चावल, ये सब हुआ। बात समझ में आई। तो यहाँ पे कंफ्यूज कभी मत होना कि गेहूँ भी जो है मार्केट में बेचा जाता है तो उसको नकदी फसल मान लिया जाए, ऐसा कभी नहीं मानना है। ठीक है, अंतर समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नकदी फसल। ठीक है, अब इसके अलावा फसलों का चक्री क्रम, अभी जस्ट मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि फसलों का चक्री क्रम
या फेरबदल किसे कहते हैं, या रोटेशन ऑफ क्रॉप किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग से थोड़ा सा पूछ ही लिया जाए इसके बारे में। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। अब इसके अलावा जो है, देखो यहाँ लिखा हुआ है नीचे, देखो यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है, यह दिनों में आंकी जाती है और आधार काल फसल काल से थोड़ा कम माना जाता है, परंतु सरलता के लिए दोनों को बराबर मान लिया जाता है। ठीक है, हमारे जो है इजी कैलकुलेशन के लिए हम दोनों वैल्यू को सेम मान लेते हैं। ठीक है, चाहे सवाल में फसल काल दिया हो चाहे आधार काल दिया हो, दोनों को हम बराबर मान लेंगे। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दिनों का कुछ ही दिनों का अंतर होता है, इसलिए बहुत अंतर हम मान के नहीं चलते हैं। ठीक, अब इसके अलावा तुम्हारा अगला जो ये देखो, इसको तुमको 4 टर्म हमेशा याद रखने हैं। कौन कौन से? नकदी फसल, चक्री क्रम, फसल काल और आधार काल। ठीक है, ये चारों जो अभी तक जितना मैंने बताया इसमें 11 में 8, 9, 10 और 11 हमेशा याद रखना। अब इसके बाद तुम्हारा अगला जो टर्म है वो है तुम्हारा परस्पर व्यापी काल, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, ओवरलैपिंग पीरियड। ठीक है, अब ओवरलैपिंग टाइम क्या होता है तुम्हारा, जब एक फसल, देखो कोई मान लो खेत है तुम्हारा, ठीक है, अब तुमने खेत इतनी बड़ी है तुम्हारी कि तुमने आधा खेत लगा दिया था मान लो, है ना, और आधे खेत में तुमने जब गेहूँ लगा दिया तो तुम्हारा भी गेहूँ जो है हो सकता है सही से पका ना हो। बात समझ में आई? तो तुमको लगता है कि अब जो है एट द सेम टाइम हमें कोई और फसल लगा सकते हैं हम बीच में, और अभी एक फसल अभी लगी हुई है खेत में। बात समझ में आ रही है कि तुम्हारे खेत में एक फसल पहले से उपलब्ध है और जो बचा हुआ जगह है वहाँ पे तुमने एक फसल और लगा दिया। ठीक है, तो वो तुम्हारा जो समय कहलाएगा परस्पर व्यापी काल कहलाएगा। बात समझ में आई? जैसे तुम्हारा गेहूँ क्या है, रबी की फसल है। ठीक है, अब रबी की फसल अभी तुमने काटी नहीं है, तब तक तुमने क्या किया, धान की रोपाई कर दिया जो कि खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल अभी खेत में थी, तुमने एट द सेम टाइम तुमने रबी की फसल भी लगा दी। सीजन अगर मान लो मौसम थोड़ा पहले आ गया, ठीक है, मानसून पहले आ गया तो लोग लगा देते हैं मानसून में, तो उस समय जो अगर तुम दोनों फसलें साथ में खेत में लगा दी जाती हैं जब, तो वो तुम्हारा जो समय कहलाता है परस्पर व्यापी काल, यानी कि दोनों क्या हो गया तुम्हारा, एक ही साथ दोनों चीज़ें हो गई, एक साथ दोनों फसलें खेत में लगा दी गई, तो वो कहलाता है तुम्हारा क्या, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हो गया वहाँ पे। बात में आई? यस। अब जब दो एक साथ दो फसल तुम साथ में लगा दिए तो जाहिर सी बात है भाई, दोनों को पानी अब साथ में देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना भाई। गेहूं लगा नहीं है अभी सही से, तो उसको भी पानी दे रहा हो, मजबूरी है कि जो साथ में लगा उसको भी तुम्हें फसल में पानी देना है। अब जो पानी की आवश्यकता पड़ गई, जो पहले केवल गेहूं के लिए थी, वो तुमको धान के लिए भी देना है, तो क्या हो गया, अतिरिक्त भार आ गया पानी का। बात समझ में आई? तो ये जो भार है ओवरलैपिंग के टाइम में, एक साथ दो फसलों की वजह से जो ओवरलैपिंग हुई है, उस अतिरिक्त भार का जो भार जो आ रहा है, उसके रूप में जो पानी तुम अब एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो कहलाता है तुम्हारा परस्पर व्यापी संभार, ओवरलैपिंग अलाउंस। इसमें क्या होता है, अतिरिक्त पानी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब तुमको दूसरी फसल के लिए भी पानी देनी पड़ती है। अब ये वैल्यू तुम्हारी ज़्यादातर क्या लेते हैं, पूरे वैल्यू की 5% एक्स्ट्रा। पास में आई? जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है उसका 5% एक्स्ट्रा वाटर हमें अब जो है बढ़ा के देना पड़ता है। अभी तुमको इस पर न्यूमेरिकल मिलेगा, आगे मैं पढ़ाऊँगा तुम लोगों को। ठीक है, दोनों का अंतर समझ में आया, परस्पर व्यापी काल और परस्पर व्यापी संभार। बहुत इजी है। ठीक है, अब इसी बेस पे तुमको एक और डिफिनीशन आगे देखने को मिलेगा, फसल अनुपात, क्रॉप रेशियो। बात समझ में आई? अब ये क्या है, तुम्हारा जो है एक रेशियो है। बात समझ में आई? फसल अनुपात क्या है, क्रॉप रेशियो। किसका किसका, रबी की फसल का और खरीफ की फसल का। यस सर। हाँ, तो ये क्या कह रहा है तुम्हारा, खरीफ फसल को रबी की फसल की तुलना में 2 से 3 गुना पानी का, अभी मैंने बताया कि 2 से 3 गुना अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों?
खरीफ की फसल जो है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा धान हो गया, अगर तुमको कोई खरीफ की फसल पूछे तो धान, यस सर, धान। पहले दिमाग में क्या, खरीफ की फसल अगर कोई पूछे तो पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, धान आना चाहिए। और तुमको पता है कि धान की धान। खेती जो होती है सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी वाटर उसमें की ज्यादा। आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यस सर। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा जो रबी की फसल है उसकी अपेक्षा खरीफ की फसल में ज़्यादा पानी देनी पड़ती है। वो मात्रा कितनी होती है, 2 से 3 गुना अधिक किसकी अपेक्षा, खरीफ से। ठीक है, खरीफ की फसल से ज़्यादा जो है देना पड़ता है, 2 से 3 गुना। ठीक है, तो इसके दोनों के अनुपात को, जो रबी की फसल का सिंचित क्षेत्रफल है बटा खरीफ की फसल का सिंचित क्षेत्रफल है, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, फसल अनुपात कहते हैं। ठीक है, कोई पूछे कि क्रॉप रेशियो क्या होता है तो तुम बताओगे कि रबी की फसल का सिंचित क्षेत्रफल बटा खरीफ की फसल का सिंचित क्षेत्रफल, इन दोनों के अनुपात को फसल अनुपात कहते हैं। ठीक है, यस सर। इसके बाद तुम्हारा फिर अगला एक पॉइंट आ गया जिसको कह रहे हैं हम लोग क्या, पलेवा सिंचाई। ठीक है, पलेवा सिंचाई क्या होता है कि जैसे तुमको कोई फसल लगानी है तो उसके लिए सीड तुम्हारे पास होता है। ठीक है, तुमको कोई फसल लगानी है उसके लिए तुम्हारे पास पहले से क्या हो, उसके बीज होने चाहिए, उसके सीड होने चाहिए। ठीक है, तो वो बीज तुम डायरेक्टली खेत में नहीं ना छींट के चले आओगे, यस सर। पहले तुम फील्ड को क्या करोगे, तैयार करोगे उस नहीं। फसल के लायक, उस बीज को बोने लायक तुम क्या करते हो, फसल को तैयार यस। करते हो, कुछ खाद डालोगे, कुछ पानी डालोगे, उसमें हल चलाओगे। ठीक है, तो वो क्या करोगे, जो तैयारी तुम करोगे और तैयारी के समय में जो तुम पहली बार पानी दोगे उसमें, ठीक है, तो जो तुम पहला पानी दे रहे हो केवल फील्ड को तैयार करने के लिए, ताकि जो है खेत में कुछ नमी पहले से उपलब्ध हो जाए। बात समझ में आई, खेत को नम करने के लिए, फसल को बीज को बोने से पहले खेत को नम करने के लिए जो हम पहली बार सिंचाई करते हैं, अभी वो सिंचाई है ही नहीं, वो खेत को तैयार कर रहे हैं हम पानी डाल के। ठीक है, तो वो जो यस तैयारी सर। है हमारी जिसमें हम पानी दे रहे हैं वो कहलाती तुम्हारी क्या, पलेवा सिंचाई। ठीक है, इसको हम फर्स्ट वाटरिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यस। पहला जो है पहला सिंचाई कहलाता है तुम्हारा, प्रथम सिंचाई कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब प्रथम सिंचाई में क्या होता है तुम्हारा, यस फर्स्ट सर। वाटरिंग में अभी बीज खेत में नहीं लगा रहता है, तुम फील्ड को जब तुमने बराबर कर लिया, सेटअप कर लिया, तो उसमें तुमने पानी दिया है। अब वो जो पानी दे रहे हो वही तुम्हारा पलेवा सिंचाई है। अब जब पानी दे दिया, खेत में प्रॉपर नमी आ गई है ज़रूरत जितनी है, अब फिर तुम क्या किया, तुमने ले आकर जो है खेत में सीडिंग कर दी। ठीक है, बात समझ में आई। अब इतने टर्म में किसी को यस कुछ सर। समझ में ना आए तो पूछ सकता है हमको, फिर हम आगे बढ़ें। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो दोबारा पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।